हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स। तो काफ़ी लोगों के लगातार कमेंट्स आ रहे थे दोस्तों कि एसएससी एमटीएस का पेपर सॉल्व किया जाए, एसएससी एमटीएस का पेपर सॉल्व किया जाए। क्योंकि इससे पहले मैंने लगभग 10 वीडियो के आसपास 10 या 11 वीडियो बना रखा है एसएससी एमटीएस का पेपर सोल्यूशन, जो लेटेस्ट पेपर 2021 में लिया गया था उसकी हम बात कर रहे थे। अक्टूबर में जो चल रहा था, जैसे आप यहाँ पे देख भी पा रहे हैं कि आज के डेट में यानी कि अभी इस वीडियो में 13 ऑफ अक्टूबर का जो फर्स्ट शिफ्ट वाला पेपर था उसको मैं सॉल्व करने वाला हूँ। फर्स्ट शिफ्ट में मैथ्स के जितने भी क्वेश्चन आए थे उनको मैं सॉल्व करने वाला हूँ। किस पेपर में दोस्तों? एसएससी एमटीएस के पेपर में। ठीक है, एसएससी एमटीएस का जो 2021 में पेपर लिया गया था, वो जो 13 अक्टूबर को पेपर हुआ था पहले शिफ्ट में, उसमें मैथ के जो भी क्वेश्चन आए थे उनको मैं सॉल्व करने वाला हूँ। ठीक है, और जो कुछ काफी इजी क्वेश्चन जो थे उसको मैंने छोड़ दिया है। ठीक है, तो मुश्किल से मैंने 4 या 5 क्वेश्चन स्किप किया है, बाकी के सारे क्वेश्चन मैंने इंक्लूड कर लिए हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और इससे पहले अगर पुरानी एमटीएस की वीडियो आपने नहीं देखी है तो उन्हें जरूर देख लीजिए। और अगर आप सीजीएल की तैयारी करते हैं या सीएचएसएल की तैयारी करते हैं तो आप हमारा पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं स्पेशल मैथ के लिए। ठीक है, फाउंडेशन बैच, प्रैक्टिस बैच, सारी चीजें हमने अवेलेबल कर रखी हैं अब। तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हो या फिर डायरेक्ट हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, और बाकी अगर आप रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 की तैयारी कर रहे हो, आरआरबी की, या फिर ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो तो रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 1 का भी सॉल्यूशन मैं साथ ही साथ कर रहा हूं पैरेलली। उसमें भी जो चैप्टर वाइज सॉल्यूशन है, जैसे एवरेज का मैंने फुल सॉल्यूशन करा दिया एनटीपीसी में जितने क्वेश्चन आए थे। ठीक है, एवरेज के बाद प्रोबेबिलिटी मैंने करा दिया है, बोट एंड स्ट्रीम करा दिया है, पाइप टंकी करा दिया है। अगला बार परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में सॉल्व करने वाला हूँ, क्रमचय और संचय। फिलहाल मैं एसएससी एमटीएस का भी साथ में सॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों जो सिलेक्शन पोस्ट का फेज 9 का पेपर होने वाला है ना, वो काफी करीब है। ठीक है, तो सिलेक्शन पोस्ट का जो पेपर होगा फेज 9 के लिए, ठीक है, फेज 9 का, ये 8 अक्टूबर से शायद, सॉरी 8 तारीख से मुझे लगता है कि शुरू है, 8 फरवरी से। तो 8 और 9 फरवरी का इसका पेपर है, तो इसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि तब तक 8 फरवरी तक एसएससी एमटीएस का ही सोल्यूशन किया जाए, क्योंकि ये काफी फायदेमंद होगा आपके सिलेक्शन पोस्ट के पेपर के लिए। ठीक है, तो अगर आप सिलेक्शन पोस्ट की पेपर देने जा रहे हैं तो अच्छे से एमटीएस के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके जाइए। इसके अलावा जो सीएचएसएल का मैंने सोल्यूशन करा रखा है और सीजीएल की, उसे भी आप देख सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। ठीक है, देखो दोस्त, जो लोग वीडियो पर नए हैं, पहली बार हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं, जरूर से चैनल एनके मैथ्स नंदू कुमार को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो पुराने लोग हैं डेफिनेटली आप लाइक करके और कमेंट करके जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये दोस्त पहला क्वेश्चन जो अपने पास है ये है, एक लड़का है जो कि एक आयताकार मैदान की दो सन्निकट भुजाओं के समांतर टहलता है। ठीक है, समानांतर का मतलब उससे होकर चलता है, एक्चुअली में उसी पर टहलता है। अब ये कह रहा है कि यदि वह विकर्ण के समानांतर टहला होता, यानी कि विकर्ण पे चला होता, तो ये कह रहा है कि उसे उस मैदान की बड़ी भुजा की 1/4 दूरी के बराबर दूरी कम तय करनी पड़ती, तो बड़ी वाली भुजा का छोटी वाली भुजा से अनुपात बताओ। देखो, सबसे पहले तो दोस्तों मैं कहूंगा कि दिमाग खुला रख के बैठना। जब भी हमारे चैनल पे वीडियो देखना तो दिमाग पूरा खोल के बैठना। ठीक है, और शांति से और अच्छे से समझने की कोशिश करना, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि आप ऐसे क्वेश्चन में टाइम बहुत ज्यादा लगाएं और इसके कॉन्सेप्ट के चक्कर में पड़े कि अरे भाई ये तो पढ़ने में कुछ अजीब सा लैंग्वेज मालूम पड़ रहा है। तो ऐसा नहीं, बिल्कुल। ठीक है, जो मैं बता रहा हूं बहुत अच्छे से समझना। सबसे पहले हम डायरेक्ट फोकस करते हैं अपने टारगेट पे। टारगेट से मेरा मतलब है हमसे क्या पूछा गया है। बोला ये गया है कि बड़ी वाली भुजा का छोटी वाली भुजा से रेशियो बताओ, लार्जर का स्मॉलर से रेशियो बताओ। देखो, जो लार्जर होगा ना वो रेशियो में भी बड़ा होगा। ठीक है, जो बड़ी भुजा होगी वो रेशियो में भी बड़ी होगी। तो ऑप्शन में देख लो, बड़ी वाली भुजा पहले आनी है और छोटी वाली भुजा बाद में, तो बाद वाला छोटा चाहिए ना। इसमें गलत हो गया, इसमें भी गलत हो गया, क्योंकि बाद वाला इसमें बड़ा है। ये हो सकता है और ये भी हो सकता है, लेकिन दिक्कत देखो। अब एक बार सवाल पर गौर फरमाना जरा। सवाल में ये कह रहा है कि एक लड़का कैसे टहल रहा है। पहले मान लो यहां से एक बार ऐसे गया और फिर यहां से ये ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि यहां पर जा रहा है। एक्चुअली में मान लो वो ए से बी तक जा रहा है। एक बार वो सी से होकर गया है, पहले सी पर गया और फिर बी पर गया। और दूसरे कंडीशन में ये कह रहा है कि देखो वो डायगोनली चला है, यानी कि ए से डायरेक्ट बी पर चला गया है दूसरी कंडीशन में। तो ये कह रहा है कि अब यहां पर देखो जरा कि अगर हम इन तीनों में कंपेयर करेंगे, इस वाले में और इस वाले में और इस वाले में, तो ये ट्रिपलेट ही तो बनेगा। बात समझ रहे हो, ये ट्रिपलेट बनेगा। बड़ी वाली भुजा का छोटी वाली भुजा से रेशियो बताना है तो ये ट्रिपलेट ही बनेगा ऐसे केस में, क्योंकि ये 90 डिग्री है। ट्रिपलेट का मतलब पाइथागोरियन ट्रिक बनेगा। ये 99% केस हो सकता है, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट ऑप्शन डी को मार्क कर सकते हैं बिना इसको चेक किए। ठीक है, क्योंकि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। अगर आपको याद हो 7, 24, 25 का ट्रिपलेट बनता है,
तो अगर इसमें से कोई एक 7 होगा, एक 24 होगा, तो ये अगला 25 आ जाएगा। इनमें ट्रिपलेट सेट हो रहा है, वरना आपको अब सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ रहे हो? आप ऐसे ही पहले ट्राई करो, अगर ऐसे आंसर नहीं मिलता है तब आप सॉल्यूशन पर आओ। ठीक है, अब ये करने में कितना टाइम लगेगा बताओ? मुश्किल से 10 सेकंड लगेगा, बहुत ज्यादा लगेगा तो। और अगर आपको सॉल्यूशन बनाना है फिर तो आपको सॉल्यूशन बनाने में इसमें टाइम लग जाएगा। आपको डिस्टेंस 1/4 कम करके फिर डायगोनल का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा यहाँ पर, तब जाके आंसर पर आओगे। लेकिन आप ये बताओ कि डायगोनल का फॉर्मूला यूज करोगे विकर्ण का, तो वो क्या होता है? लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ का स्क्वायर, ये होता है डायगोनल के बराबर। तो क्या यहाँ पर हमारा ट्रिपलेट यूज नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि ये एक्चुअली में पाइथागोरस प्रमेय ही तो लगा रहे हैं। तो जब भी पाइथागोरस यूज करते हैं तो हम डायरेक्ट ट्रिपलेट यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हम देखें कि ट्रिपलेट कौन बन रहा है, ये ट्रिपलेट बन रहा है। बस एक्चुअली में 2 ही ट्रिपलेट बन रहा था, एक तो ऑप्शन ए में, एक ऑप्शन डी में। लेकिन ए और डी में फर्क क्या है कि बड़ी भुजा पहले आनी चाहिए, तो ऑप्शन डी में बड़ी भुजा पहले थी। बस चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। आशा करता हूं कि मैं जो बताना चाहता हूं आप समझ पा रहे हैं। ठीक है, अगला सवाल है दोस्तों, इसमें ये कह रहा है कि सीता एंड गीता स्टार्ट द सेम टाइम टू राइड फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस बी विच इज 90 किलोमीटर अवे फ्रॉम ए। यानी कि सीता और गीता हैं, ये चलना शुरू करती हैं कहां से? ए से बी तक जा रही हैं, और दोनों के बीच का जो गैप है, जो डिस्टेंस है ए से बी तक का, वो कितना डिस्टेंस है दोस्तों? 90 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अब सवाल में आपको ये कह रहा है कि सीता ट्रेवल्स 3 किलोमीटर पर आवर स्लोअर देन गीता, यानी कि सीता की स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर कम है गीता से। गीता रीचेज बी, गीता बी पर पहुंचती है एट वंस टर्न्स बैक मीटिंग सीता 15 किलोमीटर फ्रॉम प्लेस बी। सीता की स्पीड बतानी है। ठीक है, यानी कि इसमें कहने का मतलब है कि गीता ने क्या किया, देखो गीता का क्या रोल है कि गीता जब यहां से चलती है तो पूरा यहां से यहां तक आती है बी पर, और यहां से टर्न करके जब वो 15 किलोमीटर और चल लेती है तब उसकी मुलाकात किससे होती है? यहां पर सीता से मुलाकात होती है। ठीक है, तो बात एक समझना, यहां पर टाइम क्या है? यहां पर कांस्टेंट है दोस्तों। टाइम कांस्टेंट होने से मतलब है कि गीता जितने समय में उधर गई है और बी से चल के मुड़कर आकर के यहां पर सीता से मिली है, उतने ही टाइम में सीता यहां से यहां पर पहुंची है। बात समझ रहे हो? सीता ए से, मान लो ये जो मीटिंग पॉइंट है इसको अगर मैं सी कह लूं, तो आप ये कहेंगे कि जितने टाइम में गीता ए से बी पर गई और वापस सी पर आई है, उतने ही टाइम में सीता ए से सी तक पहुंची है। तो टाइम अगर सेम है तो आपको पता होगा कि जब भी टाइम सेम होता है दोस्तों, यानी कि टाइम कांस्टेंट होता है, अगर समय जो होता है वो अचर होता है, हिंदी में बोलेंगे समान होता है दोनों केस में, तब हम बोलते हैं कि देखो दोस्त, जो स्पीड का रेशियो होगा ना, वही डिस्टेंस का भी रेशियो होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर, हमें डिस्टेंस का रेशियो मालूम है ना, तो हम डिस्टेंस का रेशियो का यूज कर लेते हैं। यानी कि जो डिस्टेंस का रेशियो होगा दूरी का, वही स्पीड का रेशियो होगा। तो आप बताओ डिस्टेंस का अगर आप बात करते करते हो, सॉरी, किसके लिए? सीता के लिए और गीता के लिए। तो आप बोलेंगे कि सीता कितनी दूरी चली है बताओ? सीता बस यहां से सी तक गई है, यानी कि 15 कम ही चली है 90 में से। 90 में से 15 कम चलने का मतलब ये 75 चली है। गीता कितनी दूरी चली है? तो आप बोलेंगे कि 90 तक तो चल के गई थी और उधर से 15 चल के आई भी है, तो 90 और 15 ये 105 चली है। तो रेशियो ले लो, 15 से कटेगा ना, 15 पीछे 75 और 15 सत्ते 105। तो देखो गीता कितना ज्यादा चल दी, 2 ज्यादा चल दी। लेकिन सवाल में कह रहा है कि नहीं भाई, अब ये डिस्टेंस का रेशियो था ना, तो यही स्पीड का भी रेशियो बन जाएगा 5 और 7 का। ठीक है, तो आप बताओ कि रेशियो में अगर सीता का स्पीड 5 था तो गीता का स्पीड 7 था, यानी कि 2 यूनिट ज्यादा था। लेकिन सवाल में कितना ज्यादा है या कितने का डिफरेंस है दोनों में? 3 किलोमीटर पर आवर का गैप है। तो हम ये बोलेंगे कि 2 की वैल्यू 3 किलोमीटर पर आवर के बराबर है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 3 का आधा, यानी कि 1.5। और हमें सीता का पूछ रहा है, यानी कि 5 का बताना है, तो 15 पीछे 75, यानी कि 7.5 किलोमीटर पर आवर। तो ऑप्शन ए जो है वो सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। अब अगला सवाल कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि की जाने वाली 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 साल में इतना हो जाती है, उसी राशि के लिए उसी रेट पर 5 वर्ष का साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट बताओ। देखो सबसे पहले 10% की दर से 4 साल का जो सीआई बनता है वो कितना बनता है? आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए 46.41%, क्योंकि 4 सालों के लिए अगर कोई आया है तो ज्यादा बार जो पूछा गया है मैक्सिमम टाइम वो 10% रेट पर ही पूछा गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि एट 10% रेट जो सीआई बनता है फॉर 4 इयर्स, 4 सालों के लिए, वो होता है 46.41%। डायरेक्ट नहीं याद है तो आप निकाल सकते हैं कि देखो 10% को अगर 4 बार हमें यूज करना है तो या तो 4 बार सक्सेसिव लगाओ, या आपको पता है कि दो 10% को जब हम सक्सेसिव से मर्ज करते हैं तो ये 21% बन जाता है सीआई में। तो इसको भी ऐसे ही मिलाकर 21% बना लो और इन दोनों को एक साथ मर्ज कर लो। कैसे मर्ज करते हैं? 21 दूना 42 और प्लस 21 का स्क्वायर होता है 441, और यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा।
तो 42 और 4 46.41%। इतना फास्ट आपका कैलकुलेशन होना चाहिए कि अगर याद नहीं है तो आप सेकेंडों में कैलकुलेट कर लें कि परसेंटेज वैल्यू क्या होगी सीआई की। अब यहां से हम डायरेक्ट आते हैं सॉल्यूशन पे कि देखो अब अगर प्रिंसिपल को हम 100 माने दोस्तों तो इतना केवल इंटरेस्ट मिलना है, तो अमाउंट कितना बनेगा, तो आप बोले कि 100 प्लस 46 100 प्लस सीआई, यही अमाउंट बनेगा ना। 100 में इंटरेस्ट जोड़ लेंगे क्योंकि हमने प्रिंसिपल 100 माना है, तो अमाउंट बनेगा 146.41%, दैट इज इक्वल टू 2928 है, सॉरी 282 है। सवाल में हमें दे रखा है कि अमाउंट कितना है 29282, और यहां से हमें किसका मान बताना है, देखो हमें यह बताना है कि सेम रेट, अगर रेट को हम सेम रख लें यानी कि 10% ही रेट रखें तो 5 साल में कितना आपको एसआई मिलेगा बताओ। अगर एसआई की बात कर रहे हो तो आप बोलोगे कि 1 साल में अगर 10% मिलना है तो 5 साल में 50% मिलेगा, तो 50% की वैल्यू हमें निकालनी है। देखो पहली बात कि ये पॉइंट हटा दूं तो यहाँ पर डबल जीरो जाएगा, और इससे आप देख रहे हो कि ये 41 से ये 2 टाइम्स कट रहा है और इससे ये 2 टाइम्स कट रहा है, यानी कि ओवरऑल एक की वैल्यू कितनी आ गई 200, तो 50 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10,000 आ जाएगी। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो सही। अगला सवाल कह रहा है कि द मीडियन ऑफ अ सेट ऑफ 11 डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशंस इज 17.5 इफ ईच ऑफ द लार्जेस्ट 5 ऑब्जर्वेशंस ऑफ द सेट इज इंक्रीज्ड बाय 3 देन द मीडियन ऑफ द न्यू सेट इज व्हाट। यानी कि यहां पे कह रहा है कि जो माध्यिका है वो पहले से 17.5 है 11 वैल्यूज की, अब ये कह रहा है कि जो सबसे बड़ी 5 वैल्यूज हैं उनको 3-3 हमने बढ़ा दिया, तो बताओ कि नया मीडियन क्या होगा। अब देखो एक बहुत ध्यान से बात समझना दोस्तों कि मीडियन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगर आप मीडियन की बात करें, हिंदी में माध्यिका बोलते हैं, तो माध्यिका निकालने का तरीका होता है कि पहले हम नंबर्स को अरेंज करते हैं, जो डेटा गिवन है उसको अरेंज करते हैं हम किस फॉर्मेट में, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि बढ़ते या घटते क्रम में। फिर उसके बाद हम n देखते हैं कि नंबर्स उनके कितने हैं, जैसे यहां पर क्वेश्चन में 11 दे रखा है तो n 11 हो गया, और अगर ये ऑड नंबर है यानी कि विषम संख्या है तो ऐसे केस में आप बोलते हैं कि जो मीडियन होगा दैट इज n+1/2, यानी कि n+1/2वां चरमान, यानी कि इतने नंबर पे जो डेटा आएगा वो होता है हमारा मीडियन। तो आप बोलेंगे यहाँ n का मान तो 11 है, तो 11 अगर यहाँ पे रखते हैं तो 11 और 1 12 का आधा कितना हो जाएगा, जो 6, यानी कि 6th नंबर पे जो चरमान आएगा ना, यानी कि 6th नंबर का जो डेटा आएगा वो होगा हमारा यहाँ पर मीडियन। लेकिन सवाल में क्या कह रहा है कि देखो अब असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर पे आप सजा भी दोगे, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में यानी कि बढ़ते या घटते क्रम में, तो देखो 5 ऑब्जर्वेशन को ये बढ़ा रहा है और वो भी सबसे बड़ी वाली, बात समझ रहे हो। लेकिन हमारा आंसर कौन सा है मीडियन में, आंसर है हमारा छठा वाला। यहाँ पर आप देख रहे हो सवाल में हमने निकाला है कि मीडियन तो 6th चरमान है और आपने 5 को ही बढ़ा रखा है तो 5वीं तक ही बढ़ा है, लेकिन एक्चुअल में जो आंसर आना है वो तो छठा वाला चरमान होगा ना, तो छठे वाले पर तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ा, आपने 5 को ही बढ़ाया है, यानी कि जो मीडियन होगा वो बिल्कुल सेम रहेगा, सेम। ठीक है, यानी कि मीडियन में कोई चेंज नहीं आएगा, वो सेम रह जाएगा। अगला सवाल है what is the sum of the numbers between 300 and 500 such that when they are divided by 6, 12 and 16 it leaves no remainder। यानी कि ये कह रहा है कि 300 और 500 के बीच में बताओ जितने भी ऐसे नंबर हैं जो 6, 12 और 16 से पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं उनका योगफल कितना आएगा। अच्छा बताओ योगफल निकालना है तो सबसे पहले आपको वो नंबर्स ढूंढने पड़ेंगे 300 और 500 के बीच में जो 6, 12 और 16 से कट जाए। आपको ये बात पता होनी चाहिए दोस्तों कि अगर दी हुई संख्याओं से काटने की बात करें तो हम हमेशा एलसीएम लेते हैं, यानी कि ऐसा नंबर जो 6 से भी कटे, 12 से भी कटे और 16 से भी कटे, वो कौन सा नंबर होगा, इनका एलसीएम होगा, और इनका एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्तक कितना आएगा 48 आएगा, 48। यानी कि अब जो भी नंबर्स होंगे वो तो 48 से कटेंगे ही कटेंगे। और हमें कौन कौन से नंबर लेने हैं दोस्त ये भी ध्यान रखो, यहां पर सवाल में साफ साफ शब्दों में लिखा है कि 300 से 500 के बीच के ही हमें नंबर्स लिखने हैं, और वो सारे नंबर्स 48 से कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए, तभी वो 6, 12 और 16 से भी कटेगा। तो जो जो नंबर 48 से कट सकता है और 300 और 500 के बीच में आता है उनको आपको लिखना है और ऐड कर लेना है। लेकिन एक बात बताओ कि अगर हम सारे नंबर्स ऐसे लिख रहे हैं दोस्तों, सारे नंबर्स ऐसे लिख रहे हैं जो 6 से भी कटे, 12 से भी कटे और 16 से भी कटे, तो क्या हम ऑप्शन में डायरेक्ट नहीं चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से ऑप्शन है जो 6 से और 12 से और 16 से कट रहे हैं। अच्छा देखो 12 से कटने का मतलब है कि वो 3 से भी कटे और 4 से भी कटे, वही तो आंसर होगा ना। तो 4 से कौन सा कटता है, जिसका लास्ट का 2 डिजिट 4 से कट जाए, जैसे ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो इनमें अब चेक कर लो 3 से कौन सा कट रहा है, ये 6, 4, 10 और 8, 18, ये 3 से कट रहा है। एक्चुअली में 9 से कट रहा है लेकिन 9 से तो हमें काटना ही नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, फिर यही 3 से कटना चाहिए मुझे लगता है, 3, 2, 5 और 6, 11, 1, 12, ये आंसर होगा। ठीक है,
देख रहे हो इसमें 9 का तो कोई मल्टीपल नहीं है, हमें बस 3 तक मल्टीपल चाहिए था ना, 9 का मल्टीपल नहीं चाहिए था। और पहला वाला तो 9 का मल्टीपल निकल गया, तो वो आंसर नहीं होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन के थ्रू जाने में भी आपका बिल्कुल जो बर्ड्स आई व्यू होता है ना, आपने इडियम एंड फ्रेजेज पढ़ा होगा, वैसा होना चाहिए कि झट से जैसे चिड़िया ऊपर से देखते देखते पता लगा लेती है कि जमीन पे या जंगल में क्या हो रहा है, वैसे आपका नजर होना चाहिए बिल्कुल। क्वेश्चन पढ़ें और आपको बात समझ में आ जानी चाहिए कि क्या ये ऑप्शन से होने लायक है या फिर पूरी सॉल्यूशन करनी पड़ेगी। जैसे मुझे देखकर ये लग गया कि ये ऑप्शन के थ्रू ज्यादा इजी रहेगा, तो हमने ऑप्शन के थ्रू सॉल्व कर लिया, नहीं तो मैं ये भी नहीं बताता। मैंने तो आपको कॉन्सेप्ट बता दिया ना कि आप 48 का मल्टीपल लिख लो 300 और 500 के बीच में और सबको ऐड कर लो, या फिर आप यहां पर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी यूज कर सकते हो, एपी का जो SN यानी कि सम ऑफ जो क्या बोलते हैं उनको टर्म्स, सम ऑफ टर्म्स, सम ऑफ nth टर्म्स का जो फॉर्मूला होता है दैट इज n/2 और इंटू का 2a + n-1 इंटू डी, ये आपने पढ़ा होगा, तो ये फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हैं। लेकिन इसमें आपको तामझाम करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा कितने ऐसे नंबर्स हैं इनके बीच में, फिर डी का मान तो 48 ले लोगे, ए का मान भी 48 ले लोगे, लेकिन ढूंढना पड़ेगा नंबर्स कितने हैं, तब फॉर्मूला लगाओगे। चलिए आगे बढ़े। अगला सवाल है अपने पास, देयर आर 4 डिफरेंट नंबर्स, द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 3 नंबर्स is 3 times the fourth number and the average of all the 4 numbers is 55. What is the average of the first 3 numbers? ये वो शुरू में कह रहा था कि 4 अलग अलग संख्याएं हैं, इनमें से पहली 3 संख्याओं का जो एवरेज है वो चौथे नंबर का 3 गुना है। तो हम ये कह सकते हैं कि पहली 3 संख्याओं यानी कि मान लो हम एबीसी की बात करें तो इनका औसत होता है योग बटा संख्या, तो योग a + b + c और बटा संख्या 3, तो इनका जो ये औसत आ रहा है ये चौथी संख्या यानी कि डी का कितना गुना है, 3 गुना है। तो यहां से पहली बात कि हम a + b + c ये लिख सकते हैं कि ये किसके बराबर हो गया, 9d के बराबर हो गया। अब ये भी कह रहा था कि सभी 4 संख्याओं का औसत कितना है, 55, तो उनका सम कितना होगा, सम होता है औसत गुना में संख्या, तो चारों संख्याओं का योग लिखें a + b + c + d, तो ये हो जाएगा, ये 4 संख्याएं और गुना का इनका औसत 55। ठीक है, अब बताओ अगर मैं यहाँ पर a + b + c की जगह पर ये 9d पुट कर दूं तो ये कितना बनेगा, 9d और प्लस का ये d = 55 को 4 से गुना कर दो, तो ये 5 चौके 20 और 5 चौके 20, 220 बन जाएगा। तो ये 10d का मान कितना आ गया हमारे पास, 220, यानी कि d का मान आ गया 22। और हमें क्या बताना था दोस्तों, हमें एवरेज बताना था पहली 3 संख्याओं का, तो पहली 3 संख्याओं का औसत कितना लिखेंगे हम, इन्हीं का औसत निकला है ना, तो इनका सम यानी कि a + b + c और बाई 3 करेंगे, यही तो इनका औसत होगा। और ये किसके बराबर था, 3d के बराबर था, तो 3 और d के जगह पर हम 22 रख लेते हैं, 22 × 66 बस, या इसमें आप 9d भी यूज कर सकते हैं, ये आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 80 विद्यार्थियों 80 एक्चुअली में 80 विद्यार्थियों की कक्षा में 60% लड़कियां और शेष लड़के हैं, लड़कों का औसत वजन लड़कियों की अपेक्षा 5% अधिक है, यदि सभी विद्यार्थियों का औसत वजन 51 kg है तो लड़कों का औसत वजन बताइए। देखो डायरेक्ट एलिगेशन आप यूज कर सकते हो या वेटेड एवरेज भी यूज कर सकते हो, एलिगेशन यूज करना है तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, आप आराम से यूज कर सकते हो। देखो मैं एलिगेशन से भी बना देता हूँ, एलिगेशन ही लगा देता हूँ एक्चुअली में आपके लिए, ठीक है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले CHSL के एवरेज में करा रखा है। CHSL का अगर एवरेज या CGL का एवरेज देखा होगा 2020 वाला आपने एवरेज का सॉल्यूशन, तो उसमें ऐसा क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करा रखा है। अब आप MTS वाले लोग ये मत समझिएगा कि MTS में कभी CHSL या CGL का क्वेश्चन नहीं आ सकता है, वो जमाना चला गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। एक साइड हम बॉयज को लिख लेते हैं और एक साइड गर्ल्स को लिख लेते हैं। देखो एवरेज पे एलिगेशन लगा रहे हैं ना, तो हम सीधा सीधा यहाँ पर लिखते हैं कि देखो लड़कों का एवरेज कितना है, एवरेज के बारे में कुछ लिखा है, लड़कों का औसत वजन जो है वो लड़कियों से 5% ज्यादा है। 5% का मतलब क्या होता है, आप बोलेंगे 1/20, यानी कि गर्ल्स का एवरेज अगर 20x है तो बॉयज का उस पर 1 ज्यादा होगा। देखो 20 से 1 ज्यादा होगा, यानी कि ये कितना होगा 21x। बात क्लियर है। या फिर आप 5% ज्यादा को ऐसे भी रख सकते थे कि लड़कियां 100 हैं तो लड़के 105, फिर भी रेशियो आता आपका 20 और 21 का ही आता। अब देखो इसमें ये कह रहा है दोस्तों कि हमें फाइनल वैल्यू भी पता है कि फाइनल जो औसत वजन है वो 51 kg है, तो बीच में हम 51 रख लेते हैं और ये हो गया अपना ऐसे, ठीक है। अच्छा एक और बात हमसे लास्ट में पूछा है कि लड़कों का औसत वजन बताओ, तो हम ये बात कह सकते हैं कि यही तो लड़कों का औसत वजन है 21x, यानी कि आंसर जो होगा वो 21 से कटेगा, यानी कि वो 7 से और 3 से कटेगा। तो आप ऑप्शन में चेक कर सकते हैं कि 7 और 3 से कौन कट रहा है, ये तो नहीं कट रहा और ये भी नहीं कट रहा। इसका देख लो, ये 3 से कटेगा, 7 5 12 और 4 16, ये भी 3 से नहीं कट रहा, 5 5 10 2 12, ये कट गया, हो गया आंसर। बस आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। बताओ यहीं पर हमें एक बार हमने ये भी देख लिया कि अच्छा चलो ये भी काम करके देख लेते हैं, क्योंकि ऑप्शन में 2 मुझे दिख रहे थे कि 2 तो नहीं कट रहे भाई 21 से,
तो मैंने सोचा कि और एक ही तो चेक करना पड़ेगा, क्योंकि एक अगला तो आंसर ही हो जाएगा अपना। देखो जैसे मुझे 50 दिख गया कि ये 21 से नहीं कट रहा है और 55 भी 21 से नहीं कट रहा है, तो मैंने बोला कि इस दोनों में से अब कोई एक ही चेक करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो नहीं कटा तो अगला आंसर हो जाएगा अपना। बात समझ रहे हो ना? और दोनों कट गया तब तो हम इसको सॉल्व कर ही सकते थे। तो हमारे पास एक कटा नहीं तो वही आंसर हो गया। अब बाकी सॉल्व करने के तरीके से मैं आपको सॉल्व कर देता हूं कि नीचे इनके नंबर का रेशियो आप लिखेंगे कि बॉय कितने थे और गर्ल कितने थे। 60% लड़कियां थी तो लड़के कितने होंगे 40%। देखो ये 40 और ये 60, रेशियो ले लो 20 से काट देते हैं, 20 दूना 40, 20 तिया 60। अब देखो ये 51 का फॉर्मूला क्या होता है कि जो ये फाइनल वैल्यू होती है ये कैसे निकलती है, ये निकलती है 21x और इंटू का 2 यानी कि 21 दूना 42x, और प्लस ये 20x और गुणा का 3 यानी कि 20 तिया 60x, और बटा इनका टोटल सम यानी कि 3 और 2 5। बस इसको सॉल्व कर लो और x की वैल्यू निकाल लो। तो अगर 5 को आप इधर लाओगे तो ये 5 एकम 5 और 5 पचे 25 हो जाएगा, और इधर बचेगा कितना आपका 102x। ठीक है, तो x का मान कितना हो जाएगा, ये देखो x का मान हो जाएगा हमारे पास 255 और बटा 102। 17 से कट रहा है ना, तो 17 से इसको काटो, 17 एक बार में, और 17 पचे 85, और ये 17 से कटेगा 6 बार में, यानी कि ये अभी 5 तिया 15 आ रहे हैं और 2 तिया 6, 5 बटा 2 आने लगा, यानी कि ये 2.5 आ गया x का मान। x का मान इतना आ गया तो हमें क्या बताना था 21x। तो 21 और गुणा में 2.5 मल्टीप्लाई कर दो, 21 दूना 42 और 21 का आधा 10.5, तो 42 और 10.5 कितना हो जाएगा 52.5। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि अ पर्सन बोरोज 75,000 रुपीज फॉर 3 years एट 5% सिंपल इंटरेस्ट, ही लेंड्स इट टू बी एट 7% फॉर 3 years, व्हाट इज हिज गेन। देखो यहां पर सवाल में सिंपल सा फंडा है कि 75,000 रुपए ए ने उधार लिए 3 साल के लिए 5% की रेट पर, और वो उसी टाइम बी को दे देता है 7% की रेट से। अच्छा बताओ 5% पर उधार लिया है 3 साल के लिए, तो उसको टोटल कितना चुकाना होगा, और यहां भी 3 ही साल है। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। बताओ भाई 5% पर लेकर आया और दे दिया 7% पर, तो हर एक साल उसे 2% का फायदा होने लगा, और 3 साल की बात है तो 3 साल में उसे 6% का तो फायदा हो जाएगा। बस बता दो भाई कि ये कह रहे हैं कि उसका लाभ 6% लाभ होगा। 75,000 का 6% निकाल दो, इसका 6% निकालोगे तो ये 2 जीरो से 2 जीरो, और इसको मल्टीप्लाई कर लो तो ये कितना आ जाएगा 6 पच्चीस 30 और 7 छक 42 और 3 45, 4500 आएगा, यानी कि ये इसका आंसर होगा। आगे ये सवाल देखो, ऐसा सवाल मैंने कई बार करा रखा है। ये कह रहा है कि इफ x इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस आर द नंबर्स, यानी कि इन सभी नंबर्स में से, हर एक नंबर्स में से, तो ये कह रहा है कि सो ऑब्टेन्ड इन दिस ऑर्डर आर इन प्रोपोर्शन, व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन x प्लस 13 एंड x माइनस 8। देखो ऐसे क्वेश्चन में, ये सवाल हिंदी में मैं एक बार बता देता हूं। सवाल कह रहा है कि 52, 47, 20 और 19 प्रत्येक में से x को घटाने पर जो संख्याएं आती हैं वो प्रोपोर्शन में है, यानी कि समानुपात में है। तो x प्लस 13 और x माइनस 8 के बीच का मध्यानुपाती बताओ क्या होगा। ठीक है, तो हम क्या करते थे ऐसे में, मैंने बहुत अच्छे से इसको बहुत डिटेल में करा रखा है, पेड कोर्स में तो कराया ही है, और जो मैंने CHSL और CGL का रेशियो वाला सेक्शन सॉल्व किया है ना, आप जरूर जाके देखना। इसमें मैंने बताया कि देखो हमारा काम क्या होता है दोस्तों, इसमें का फर्स्ट नंबर ले लें यानी कि 52, क्रॉस प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, और थर्ड नंबर ले लें 20, फिर पहले दोनों का गैप ले लें यानी कि 57 और 52 का गैप ले लो, 52 और 47 का गैप तो कितना हो जाएगा 3 और 2 5, और फिर 20 और 19 का गैप ले लो, ये एक आ गया, और यहां पर क्रॉस प्रोडक्ट अब लगा लो, अप्लाई कर दो। तो इनका अंतर हम लिख देते हैं 5 में से एक गया तो 4, यहीं पर x भी यूज कर लेते हैं 4x, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिफरेंस ले लो। तो ये 20 25 100 में से 52 एकम 52, 20 25 100 हो रहा है ना, 100 में से 52 को माइनस कर दो तो 48, 4x की वैल्यू 48 है तो x की वैल्यू कितनी आ गई 12। अब इसमें देख लो अगर x 12 है तो ये पहला बनेगा 12 प्लस 13 यानी कि 25, और ये 12 में से 8 गया 4। इनका मीन प्रोपोर्शन निकालना है, तो ए बी का मीन प्रोपोर्शन आपको पता होगा कि ये रूट अंडर ए बी होता है मीन प्रोपोर्शनल मध्यानुपाती। तो ये रूट अंडर ए के जगह पर 25 और बी के जगह पर 4, 100 का वर्गमूल कितना होगा 10, यानी कि ये आंसर होगा। आगे अगला सवाल देखिए, यहाँ पर अगले सवाल में आपको कह रहा है दोस्तों कि एक व्यक्ति 3,000 रुपए में दो वस्तुएं 3,000 प्रत्येक में खरीदी, यानी कि दो वस्तुएं खरीदा है, दोनों का रेट 3-3 हजार है, 3-3 हजार रुपए में दोनों को खरीदा है। एक को उसने 10% के लाभ पर बेच दिया और दूसरी को उसने 5% के हानि पर बेच दिया, तो पूरे पर उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताना है। कोई बड़ी बात नहीं है। अगला सवाल आपके पास, इसमें जो देखो या तो एलिगेशन आप यूज कर लो सीधे सीधे। अच्छा ये भी बात है कि अगर परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस पूछा है तो जरूरी नहीं है कि हम इस एक्चुअल वैल्यू यानी कि 3,000 का यूज करें। हम डायरेक्ट ये कह सकते हैं कि दो वस्तु मान लो 100 रुपए का खरीदा
और पहले को उसने बेच दिया 110 में 10% का प्रॉफिट लेके और अगले में 5% का लॉस लेके 95 में बेच दिया। तो यहाँ पर देखो ओवरऑल 200 का खरीदा और बेचा ओवरऑल कितने का, तो आप बोलेंगे 205 का। तो कितने का फायदा हो गया, 200 पर 5 का फायदा हुआ, तो 100 पर 5 के आधे यानी कि 2.5% का फायदा होगा, 2.5% का लॉस यानी कि ऑप्शन डी। या आप एलिगेशन भी लगा सकते थे। हमने देखा कि बस परसेंटेज परसेंटेज में पूछ रहा है तो हम कोई भी वैल्यू रख लेते हैं बराबर बराबर, तो 100 ही मान लिया, 100 पर हमारे लिए इजी बन रहा था। ठीक है, 200 का खरीद कर 205 में बेच दिया तो 2.5% का प्रॉफिट हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, ड्यू टू 20% रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ व्हीट पर केजी राम इज एबल टू बाई 5 kg मोर फॉर रेट 800, व्हाट इज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द व्हीट पर केजी। ठीक है, देखो यहां पर 20% अगर रिड्यूस हो गया प्राइस तो हम लिख लेते हैं कि प्राइस में क्या चेंज आया, तो आप बोलेंगे 20% रिड्यूस हुआ, यानी कि ये फर्स्ट केस और ये सेकंड केस है। 20% रिड्यूस होने का मतलब क्या है, देखो 20% का मतलब होता है दोस्तों 1/5, यानी कि 5 में से 1 कम हो गया है। तो हम ये बोलें कि पहले प्राइस 5 था तो अब 4 रह गया है, 5 में से 1 कम हो गया। और देखो अगर प्राइस में चेंज ये हो रहा है दोस्तों, तो आइटम्स जो वो खरीद रहा था उनकी क्वांटिटी में क्या चेंज आएगा, देखो ये क्वांटिटी की मैं बात कर रहा हूं, उसमें रिवर्स चेंज आएगा, यानी कि वो अगर 4 रहा होगा तो अब 5 हो जाएगा, यानी कि अब ज्यादा खरीद पाएगा ना, क्योंकि रेट कम हो रहा है तो क्वांटिटी ज्यादा खरीद पाएगा, 4 से 5 हो जाएगा। ठीक है, अब आप देख लो कि पहले वो 4 kg खरीदता था, अब 5 खरीद रहा है तो कितना ज्यादा खरीद पा रहा है, 1 यूनिट। लेकिन सवाल में दिया है कि नहीं जो तो 5 kg ज्यादा खरीद पा रहा है, तो 1 का मान अगर 5 kg है तो पुराना वाला पूछ रहा है तो 4 का मान बताओ, 4 का मान 5 चौके 20 kg, यानी कि पहले वो 20 kg खरीदता था कितने में, 800 में, तो हर एक kg की कीमत कितनी हो गई, 40 रुपए। सीधी सी बात है, देखो 20 kg की कीमत अगर वो पहले 800 रुपए देता था तो पर केजी कितने का हो गया, 800 और बटा 20, तो ये आ जाएगा 40, यानी कि पहले वो 40 के रेट से खरीदता था। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि एक आयत जिसकी लंबाई एक वृत्त की त्रिज्या की 3/5 है, वृत्त की त्रिज्या एक ऐसे वर्ग के भुजा के बराबर है जिसका क्षेत्रफल 6400 मीटर स्क्वायर है, आयत की चौड़ाई 20 है, तो उसका क्षेत्रफल बताइए कि कितना होगा। ठीक है, आयत की लंबाई निकालनी पड़ेगी। सवाल में लिखा है कि आयत की जो लंबाई है L, ये 3/5 है किसके भाई, रेडियस के, यानी कि त्रिज्या के, और वृत्त की जो त्रिज्या है R, ये किसके बराबर है, ये उस स्क्वायर के साइड के बराबर है जिसका एरिया है 6400। अब बताओ अगर किसी स्क्वायर का एरिया 6400 है तो उसका साइड कितना होगा, ए स्क्वायर का मान 6400 हो गया तो ए का मान 80 होगा। वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो ए स्क्वायर होता है, साइड का स्क्वायर। तो अगर ए स्क्वायर का मान 6400 है तो ए का मान किसके बराबर आ जाएगा, 80 के बराबर आ जाएगा। तो आर का मान 80 के बराबर है बस, तो यहां से एल का मान निकाल दो, दिस इज 3/5 इंटू 80, ये 5 से कटेगा 16 जा और 16 3 जा 48, एल का मान आ गया 48। तो हमें बताना था एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, एरिया क्या होता है, दैट इज एल इंटू बी। एल का मान हमारे पास 48 आ गया है और बी का मान सवाल में गिवन था, दैट इज 20 मीटर, तो यहाँ पे 20 रख लो, 48 दूना 96, 96, ठीक है, मीटर स्क्वायर। दिस इज द आंसर। अच्छा एक और बात देखो, ये इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टेलीग्राम, सब पे सेम नाम है अपना, एनके मैथ्स नंदू कुमार। तो आप जरूर से दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो, वरना इंस्टाग्राम पे हो तो जरूर से आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना हमें, ठीक है। और टेलीग्राम तो ज्वाइन कर लो अगर आपको पीडीएफ की जरूरत पड़ती है या फिर पेड कोर्स की जानकारी पड़ती है या फिर आप कोई डाउट पूछना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको टेलीग्राम की जरूरत पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारे पास सिंप्लीफिकेशन का है, तो इसको हमने इंग्लिश में नहीं टाइप करवाया है, एक्चुअली में लिखा नहीं है, या फिर जैसे भी हमने अरेंज किया है वो लिखा नहीं है क्योंकि दैट इज नॉट द बिग इशू। अब यहाँ पर देखो हम सीधे सीधे सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं तो पहले इनको हम निपटा लेते हैं कि इनकी वैल्यू क्या आनी चाहिए। तो आप बोले कि देखो इसको तो डिवाइड कर दो तो ये पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, और 2 को अगर 5 से भाग करोगे तो 5 चौके 20, यानी कि ये 0.4 आएगा और ये था 0.3 और माइनस था बीच में तो ये 0.1 आएगा एक्चुअली का माइनस में। तो बाकी चीजें हम लिखना शुरू करते हैं। ये देखो यहाँ पर कितना था 0.9 और अंदर हो गया हमारे पास इंटू का 1.1 और माइनस देखो ये अपने पास आया है माइनस 0.1 इस पूरे के बदले में। तो अगर 0.3 को 0.1 से गुना करोगे तो ये तो अब प्लस बन जाएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस है और ये भी माइनस है, तो ये माइनस और ये माइनस मिल के प्लस हो जाएगा और ये बचेगा 0.03, ठीक है। और प्लस का ये वाला वैल्यू आ गया अपने पास 0.4, ये अपने पास कंप्लीट हो गया। और डिवाइडेड बाय कितना है ये 0.81। अच्छा एक और बात समझना, अगर डिवाइड ही करना है तो ये डिवाइड करने का मतलब ये ब्रैकेट में है तो इस पूरे के तो ये डिवाइड में आ गया ना 0.81, तो इस हम 9 से इसको काट देते हैं, 9 से कटेगा 0.9 टाइम्स,
तो ऊपर अब बच गया, इनको जोड़ लो कितना बचा, तो आप बोलेंगे दोस्तों ये बच गया 1.4 और 1 5 और 3 ये बच गया, और नीचे 0.9। 9 से इसको काटो जरा, ये कट सकता है 9 एक बार में, और 9 से तो 63, 1.7 टाइम्स कट रहा है। यानी कि देखो ये LHS जो है इन सबको काट पीट के आया हमारा कितना 1.7, और राइट साइड में था x प्लस 1, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.7। ये 1 इधर आके माइनस हो जाएगा तो 0.7, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट। क्वेश्चन है अपने पास, द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 400 आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन द मार्केट प्राइस अ शॉपकीपर मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ रेट 48 हिज गेन परसेंटेज। देखो सबसे पहली बात तो हम ये कहेंगे कि अगर 400 उस पर दाम लिखा था, अंकित मूल्य 400 लिखा हुआ है, और 20% का डिस्काउंट देकर बेचा, तो कितने में सेल किया होगा, सेलिंग प्राइस कितना होगा, विक्रय मूल्य 400 में से 20% तो वो छोड़ ही दिया, 400 का 20% कितना होगा 80 होगा, तो 400 में से 80 छोड़ दिया, यानी कि 320 रुपए में बेचा है। 320 रुपए में बेचने से भी उसे 48 रुपए का लाभ हो गया, तो खरीदा कितने का होगा, तो आप बोले कि भाई 320 से 48 कम में ही खरीदा होगा, तभी तो 320 में बेचने से 48 का फायदा हो गया। अगर 320 में बेचने से 48 का फायदा हुआ, इसका मतलब वो खरीद के 48 कम में ही लाया होगा। तो हम सीपी के लिए 48 कम कर देते हैं, 20 कम कर देंगे, फिर 28 कम कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 272। 272 में खरीदा होगा, तो हमें प्रॉफिट परसेंटेज बताना था। तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे बताएंगे, 48 का प्रॉफिट है कितने पे भाई, नीचे सीपी लिखते हैं हमेशा, तो 272 और गुना का 100, ये कैलकुलेट कर लो। ये 4 से कटता नजर आ रहा है, 12 चौके 48, 4 से काटोगे तो 4 छक 24 और 4 अट्ठे 32, ये 17 चौके 68, और ये कट गया अपने पास 3 चौके 12, तो ये आ गया अपने पास 300/17। अगर 17 से भाग करें तो ये 17 एक बार में ही कटेगा, ठीक है। और फिर कितना बच जाएगा हमारे पास 13 और 0, तो 17 सते 119 और 11/17, 17 11/17, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, ए इज 3 टाइम्स एज गुड एज अ वर्कमैन एज बी, यानी कि ए जो है वो 3 गुना अच्छा काम करता है बी से, ठीक है। अब ये भी कह रहा है कि इसके कारण वो एबल है किसके लिए भाई, कि वो 36 दिन कम में ही काम खत्म कर देता है बी की अपेक्षा। तो बताओ कि दोनों मिलके एक साथ काम कितने दिन में खत्म करेंगे। देखो ये ए है, ये बी है, इनकी एफिशिएंसी का क्या रेशियो है, यानी कि क्षमता का क्या रेशियो है, कि बी की तुलना में ए 3 गुना अच्छा काम करता है। यानी कि बी मान लो अगर 1 यूनिट का काम करता है बी, तो ए 3 यूनिट का काम कर देगा उतने ही टाइम में। यही एफिशिएंसी है, 3 गुना अच्छा काम कर रहा है। और आपको पता है कि टाइम एंड वर्क में अगर एफिशिएंसी का रेशियो पता हो, तो जो टाइम होता है उसका रेशियो एफिशिएंसी का रिवर्स होता है, यानी कि ये उल्टा हो जाएगा। 3 और 1 से ये कितना बन जाएगा, 1 और 3 बन जाएगा। यानी कि ए अगर 1 दिन में काम निपटा देता है, तो बी उसे 3 दिन में करेगा। अब बताओ कि बी कितने दिन ज्यादा ले रहा है यहाँ पर, तो आप बोलोगे कि भाई 2 दिन ज्यादा ले रहा है, लेकिन सवाल में वो कितना दिन ज्यादा ले रहा था, 36 दिन। तो 2 का मान अगर 36 दिन है, तो 1 का मान कितना होगा, तो आप बोलोगे कि 18 दिन, ठीक है। 1 का मान कितना होगा 18 दिन, तो ये एक जो है ये 18 दिन है एक्चुअली में। तो देखो 18 दिन तक अगर 3 के हिसाब से एक काम करता है, तो टोटल कितना काम करता होगा, वो टोटल वर्क मैं पूछ रहा हूं कि टोटल काम कितना हुआ। तो आप बोलेंगे कि देखो 3 के हिसाब से अगर वो 18 दिन तक काम करेगा, तो 18 या 54 यूनिट का काम किया होगा, और यही टोटल वर्क है। और अगर 54 यूनिट का काम दोनों से कराना है, तो हम लिख लेते हैं कि टाइम कितना लगेगा दोस्तों, टाइम कैसे लिखते हैं, वर्क और अपॉन एफिशिएंसी। तो कितना काम करना है भैया, 54 यूनिट का टोटल काम करना है, और काम किनसे कराना है, अब दोनों से कराना है, तो दोनों की एफिशिएंसी ऐड कर लो। ए की एफिशिएंसी 3 है और बी की एफिशिएंसी 1 है, तो 3 और 1 ये 4, तो ये 27/2 आ गया, यानी कि 13 दूना 26 और 1 27, ये आंसर आएगा 13 1/2। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल सिंप्लीफिकेशन का है, तो हम यहां से शुरू कर लेते हैं। देखो इसको एक टर्म मान लेंगे, इसको एक अकेला, और इनको एक टर्म मान लेंगे। तो पहले मैं इसको सॉल्व कर देता हूं, ये हो जाएगा 15, और जो डिवाइड है इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, तो ये दोनों ही चेंज हो जाएंगे, दिस इज 5/3 एंड 2/1। इसको भी क्यों चेंज किया, क्योंकि ऑफ लगा था, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, तो आप बोलेंगे कि दिस इज 3 5 जा 5 5 25 दूना 50/7, ये आ गया, ठीक है। और ये 76 तो अपने जगह पे रहने दो, ये सिंगल टर्म है। ये कितना बनेगा, 2 और 1 3/2, और इंटू ये 4 दूना 8 और 1 9/2, और डिवाइड को मल्टीप्लाई कर लो, तो ये 4 तिया 12 और 1 13/4, तो 4/13 हो गया। तो ये 2 दूना 4 से 4 कट गया, 9 तिया 27/13 आ गया। अब क्या बचा हमारे पास, जरा ध्यान देना। ये पहले का 13 का आधा बचा, दैट इज 13/2। अंदर बच गया है हमारे पास एक तो 50/7, और एक ये बीच का 76 बचा है 76, और प्लस ये लास्ट वाला टर्म बचा है जो कि 27/13 आया था। अब एक काम करते हैं कि
यहीं पर ना 13/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, तो मुझे लगता है कि ज्यादा अच्छा रहेगा। या तो दोनों को ऐड कर लो, फिर मल्टीप्लाई ही कर देते हैं, ऐसे ही इजी बनेगा, वरना फिर हमें टाइम लग जाएगा बेफालतू का। यार लेकिन यहाँ पर एक बात बताओ, ये 7 कहाँ से आया? ये 2/1 था ना। 1 मिनट, ये यहाँ पर 1 था दोस्तों, तो 5 बचे 25, दूना 50 ही बस बचा है, इसमें नीचे 7 नहीं आया है। तो एक्चुअली ये 13/2 और अंदर आ गया 50 और 76 कितना हो गया? 7 5 12 126 और प्लस का 27/13 आ गया। तो हम 13/2 से अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 13/2 इंटू का 26 और प्लस 13/2 और इंटू का अगला हमारे पास है 27/13, दोनों में मल्टीप्लाई होगा ना एक्चुअली में। अब ये देखो 2 से कट जा रहा है, 13 दूना 26, तो ये 13 का यार 126 था ना ये, तो 2 से काटेंगे तो 2 छक 12 और 2 तिया 6 63, तो 13 को 63 से गुना कर दो तो 13 तिया 39 और 13 छक 78 और 3 ये, तो ये आ गया हमारे पास 819 और प्लस ये देखो 13 से 13 कट गया और 27 का आधा कितना होगा? नीचे 2 होगा, 27 का आधा होगा 13.2 13.5 सॉरी, तो ये कितना आ जाएगा? 19 और 13 32, यानी कि ये 832.5 होगा। दैट इज ऑप्शन डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि एक आयताकार कमरे का क्षेत्रफल 60 है, इसका परिमाप कितना है? 34 है, इसके विकर्ण की लंबाई एक वर्ग के भुजा के बराबर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल बताओ। तो कुल मिलाकर पहले वर्ग का अगर क्षेत्रफल बताना है तो इसकी साइड हमें निकालनी होगी, इसकी भुजा कितनी होगी, और वर्ग की जो भुजा है वो तो भाई विकर्ण के बराबर है कमरे के, तो कमरे का विकर्ण पहले निकालना होगा। और विकर्ण कैसे निकलता है? डायगोनल का फॉर्मूला होता है L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, किसमें? रेक्टेंगल में। आयत का विकर्ण होता है लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो एल और बी की जरूरत पड़ेगी, कुल मिलाकर बात ये है। अब यहां पर देखो हमें ये दे रखा है कि जो परिमाप है वो है 34, दैट इज 2 इंटू एल प्लस बी, यही परिमाप होता है, ये 34 है दोस्तों। तो आप बोलोगे कि अगर एल प्लस बी 34 है, 2 इंटू एल प्लस बी, तो केवल एल प्लस बी कितना हो गया? 17, 2 से काट लो इसको, ये एल प्लस बी का मान हो गया। और देखो क्षेत्रफल यहाँ पर 60 दे रखा था, यानी कि एल इंटू बी कितना दे रखा है? 60। अब यहां से हमारे पास 2 तरीके हैं, 3 तरीके, चलो मैं एक और तरीका बढ़ा देता हूं। 3 तरीके क्या है? देखो पहला काम तो हम ये कर सकते हैं कि हिट एंड ट्रायल लगाकर यहाँ पर एल और बी की वैल्यू ही निकाल लें और यहाँ पुट कर दें। दूसरा है कि हम एलजेब्रा का फॉर्मूला का यूज कर लें, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएं और यूज कर लें, उसमें इन दोनों का यूज हो जाएगा, फिर भी डी का मान निकल जाएगा। बात समझ रहे हो? चलो मैं करके दिखाता हूं। हमने ये कहा दोस्तों कि 60 कैसे कैसे आप बना सकते हैं, जरा बताओ। दो नंबर्स का प्रोडक्ट अगर 60 है तो कौन कौन से नंबर हैं जिनको गुना करके 60 आ सकता है? तो आप बोले कि 12 पचे 60 हो सकता है, 10 छक 60 हो सकता है, 15 चौके 60 हो सकता है, 20 तिया 60 हो सकता है, 30 दुना 60 हो सकता है। लेकिन इतना लिखने की जरूरत नहीं, आप साथ में ये भी देखते रहो कि नंबर्स वो चाहिए जिनको प्लस करने पर 17 आए। तो अगर आप ये भी ध्यान में रखते तो आप पाते कि पहला ही नंबर वो है 12 और 5 जिनको जोड़ के 17 आ रहा है, तो ये सब फालतू के इतने बकवास करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आप समझ जाते कि एल का मान हम 12 रख लेते हैं और बी का मान हम 5 रख लेते हैं, इनको जोड़ के 17 भी बन जा रहा है। तो यहां अगर 12 और 5 रखोगे तो देखो डी का मान 13 आ जाएगा। मैंने इतना जल्दी क्यों बता दिया? क्योंकि मुझे ट्रिपलेट याद है 5 12 13 का। अगर एक वैल्यू 5 है, एक वैल्यू 12 है, तो अगली वैल्यू 13 ही आएगी हाइपोटेनस की। तो डायगोनल अगर 13 है तो जो वर्ग की भुजा है वो भी 13 हो गई, साइड कितनी हो गई? 13। तो एरिया कितना होगा? वर्ग का जो एरिया होता है वो साइड का स्क्वायर, यानी कि 13 का स्क्वायर, तो ये 169 होगा, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है कि एक ट्रेन स्टेशन पी और क्यू के बीच 1 घंटे और 20 मिनट में तय कर लेती है दूरी। यह यदि अपनी सामान्य चाल की 5/6 से चलने लगे तो ये दूरी तय करने में अब कितना समय लगाएगी? अच्छा देखो अगर स्पीड, आपने अगर सीपीआर पढ़ा हो कभी, तो स्पीड जो कर रहा है ये 5/6 कर रहा है। अगर स्पीड में ये चेंज है तो टाइम में क्या चेंज होगा? इसका उल्टा चेंज होगा, यानी कि 6/5 हो जाएगा टाइम। तो आप बोले कि देखो पहले का टाइम था 1 घंटा और 20 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट को आप कितना बोलोगे कि 1 घंटा 20 मिनट एक्चुअली में 80 मिनट के बराबर है, ये 80 मिनट हो गया। तो इस टाइम का आप 6/5 निकाल देना है, तो इसको 6/5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 से कट जाएगा 16 25 80 और 16 छक 96 मिनट। तो 96 मिनट को आप बोलोगे कि ये 1 घंटा और कितना बच गया? 96 में से 1 घंटा यानी कि 60 मिनट निकाल दो तो और 36 मिनट रहेगा ना, तो 1 घंटे और 36 मिनट आएगा, यानी कि ये ऑप्शन है। या फिर डायरेक्ट रेशियो भी आप यूज कर लेते हैं। आगे बढ़ते आखिरी सवाल आज के लिए देख लीजिए। यहां पर ये कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि ए और बी और सी के और डी के बीच में इस तरह डिवाइड की गई है कि बी का हिस्सा ए के हिस्से का 1/3 है। देखो बी का हिस्सा ए के हिस्से का 1/3 है, यानी कि ए 3 है तो बी 1 है। अब ये कह रहा है कि सी का हिस्सा बी के हिस्से का 40% है, सी का हिस्सा
बी के हिस्से का 40% है, यानी कि बी 100 है तो सी कितना है 40। रेशियो निकाल लो, 2 से 20 बार में कटेगा और ये 5 बार में, तो बी सी का रेशियो ये आ गया। फिर डी का हिस्सा सी के हिस्से का 50% है। डी जो है ये सी का 50% है, यानी कि आधा है, यानी कि सी 2 है तो डी 1 है। 50% का मतलब आधा। और ये भी कह रहा है कि बी जो है वो डी के बीच का अंतर, बी और डी के बीच का अंतर 1600 है, तो वह धनराशि कितनी है। देखो सबसे सीधी भाषा में अगर हम बात करें दोस्तों, तो हमें पहले यहां पर रेशियो को मर्ज करना होगा, ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी निकालना होगा। कैसे निकालेंगे, देखो यहां से ए बी का रेशियो लिख लो 3 और 1, ए के सामने 3 है, बी के सामने 1 है, ठीक है। फिर आप बताओ इसमें बी सी का रेशियो कितना है 5 और 2, बी और सी 5 और 2 है, बी के सामने 5, सी के सामने 2। और यहां से डीसी यानी कि सीडी हमें लिखना होगा 2 और 1, तो सी के सामने 2। अच्छा देखो सी दोनों में 2 हो गया ना, तो सी को इसके लिए अलग लिखने की जरूरत नहीं है, हम इसी में डी के लिए 1 लिख देते हैं। क्यों हमने इनको एक साथ ले लिया, क्योंकि आप देख रहे हैं ना कि सी यहां पर भी 2 है, यहां पर भी सी 2 है, तो ये रेशियो तो एक साथ ऐसे ही मर्ज है ऑलरेडी, तो इनको हमने एक साथ ही लिख लिया। अब इनको मर्ज करना है तो हम क्या करते हैं, देखो ये एक के जगह बगल में जगह खाली है तो यहाँ एक रख दो, यहाँ भी एक रख दो, और ये 5 की साइड में जगह खाली है तो 5 रख दो और इनको मल्टीप्लाई कर लो। अब अगर गुना करोगे तो ये 5 तियां कितना आ जाएगा 15, और ये 5 एकम 5, और ये 2 एकम 2, और ये 1 एकम 1। यानी कि अब इसमें आप बोलोगे दोस्तों कि ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, तो बी और डी में कितने का अंतर है, तो आप बोलोगे कि इनमें तो 4 का अंतर है। देखो लेकिन सवाल में 1600 का अंतर दे रखा था, अगर 4 1600 के बराबर है तो एक का मान 400 के बराबर होगा, और हमें टोटल बताना था, तो इनको ऐड कर लो। टोटल अगर ऐड करोगे यहां से तो टोटल आ जाएगा 15 5 20 और 3 23 का मान हमें बताना है। तो अगर एक 400 के बराबर है तो 23 कितने के बराबर होगा, 23 गुना में 400, तो 23 चौके 9200। ये आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर से कमेंट करके बताना, और अपने चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, और शेयर करना दोस्तों के साथ, और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। एमटीएस की भी पूरी सोल्यूशन कराऊंगा और साथ में एनटीपीसी की भी, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, और हमसे जो बन सकता है हम आपके लिए करेंगे। आप बस कमेंट करके बताते रहो कि आपको किसके सोल्यूशन की जरूरत है, और बाकी हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो दोस्तों।